हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। और इसको प्रूव करने का जो श्रेय है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, वो जाता है दो वैज्ञानिकों को जिनका नाम है हर्शे और चेज, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1952 के अंदर। इनके प्रयोग के पहले कई वैज्ञानिक ये मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। लेकिन इस प्रयोग से 100% यह सिद्ध हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जीवाणु भोजियों को लिया। जीवाणु भोजी को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वास्तव में क्या है, वायरस है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जीवाणु भोजियों को लिया और जीवाणु भोजियों को लेकर और इनको इन्फेक्ट करवाया गया, ई कोलाई को यानी कि बैक्टीरियल सेल को इनसे इन्फेक्ट करवाया गया, संक्रमित करवाया गया और देखा कि क्या इनका जेनेटिक मटेरियल जो है क्या वो इन बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है। इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुछ जीवाणु भोजियों को, कुछ बैक्टीरियोफेज को रेडियोधर्मी फास्फोरस माध्यम में ग्रो करवाया। यानी कि कुछ बैक्टीरियोफेजेस को तो इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर ग्रो करवाया और कुछ इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को रेडियोधर्मी सल्फर माध्यम में ग्रो करवाया। ओके, अब क्या किया, ये देखिए दो स्टेप्स देखिए इनकी। जिन जीवाणु भोजियों को, जिन बैक्टीरियोफेज को रेडियोधर्मी फास्फोरस यानी कि P32 में ग्रो करवाया, उन बैक्टीरियोफेजेस में यह देखा गया कि उनमें जो रेडियोधर्मी डीएनए पाया गया लेकिन रेडियोधर्मी प्रोटीन नहीं पाया गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फास्फोरस जो है वो डीएनए के अंदर होता है और फास्फोरस प्रोटीन के अंदर नहीं होता है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस को रेडियोधर्मी फास्फोरस माध्यम के अंदर ग्रो करवाया और पाया कि जिन जीवाणु भोजियों को P32 में ग्रो करवाया उनके अंदर डीएनए भी कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन इनका जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। उसका सीधा सीधा कारण यह है कि फास्फोरस जो होता है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है और प्रोटीन जो है उसके अंदर सल्फर पाया जाता है। तो यहां पर प्रोटीन में तो क्या होगा, प्रोटीन में जो प्रोटीन था वो रेडियोधर्मी नहीं बना। रेडियोधर्मी कौन बना, केवल डीएनए बना। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ जीवाणु भोजियों को इस बार इन्होंने सल्फर माध्यम में, रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवाया, यानी कि S35 में क्या करवाया, ग्रो करवाया और पाया कि इन जीवाणु भोजियों का जो प्रोटीन कोट है उसमें तो रेडियोधर्मिता पाई गई, लेकिन इनका जो डीएनए था उसमें रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा सा मतलब है कि सल्फर जो होता है वो की इंग्रेडिएंट होता है किसका, प्रोटीन का, और फास्फोरस जो की इंग्रेडिएंट है वो किसका है, डीएनए का। तो जिन जीवाणु भोजियों को इन्होंने सल्फर में ग्रो करवाया तो उनका जो प्रोटीन आवरण था, प्रोटीन कोड था, वो तो रेडियोधर्मी हो गया, लेकिन इनका डीएनए रेडियोधर्मी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। तो दो तरीके के जीवाणु भोजी तैयार हो गए। एक के अंदर जिनको की P32 में ग्रो करवाया था उनके अंदर तो रेडियोधर्मी डीएनए पाया जाता है और जिनको S35 में ग्रो करवाया उनके प्रोटीन कोड जो होते हैं वो रेडियोधर्मी होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन जीवाणु भोजियों को लेकर और अटैक करवाया किसके ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर। ये जो बनी हुई है आपके सामने, ये क्या चीज है, बैक्टीरियल सेल है, ई कोलाई है। यहां पर मैंने इस हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर जो यूज किया है मैंने, वो रेडियो एक्टिविटी को शो करने के लिए शो किया है, यानी कि रेडियोधर्मिता को दर्शाने के लिए किया गया है, राइट। तो यहां पर देखिए ये वाला जो जीवाणु भोजी है, इस जीवाणु भोजी को ग्रो करवाया गया था किसके अंदर, S35 माध्यम के अंदर, सल्फर माध्यम में ग्रो करवाया था। मैंने आपको बताया था कि सल्फर जो है वो किस में पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। तो जिन जीवाणु भोजियों को रेडियो एक्टिव S35 में ग्रो करेंगे उनका प्रोटीन कैप्सूल जो है वो तो हो जाएगा, रेडियोधर्मिता से अंकित हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन कोड के अंदर S35 यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो पाया जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो तो नॉर्मल है, नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो प्रोटीन कोड है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और एक इस जीवाणु भोजी को देखिए, इन जीवाणु भोजियों को P32 यानी कि रेडियो एक्टिव P32 माध्यम में ग्रो करवाया गया था।
तो फास्फोरस डीएनए का भाग होता है। तो देखिए यहां पर जिन जीवाणु भोजियों को रेडियो एक्टिव P32 माध्यम में ग्रो करवाया था उनका डीएनए कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव, जो मैंने ब्लू कलर से शो कर रखा है, लेकिन इनका प्रोटीन कोड जो है वो कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव है। तो इस जीवाणु भोजी का जो प्रोटीन कोड है वो तो नॉन रेडियो एक्टिव है और डीएनए जो है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। जबकि इस जीवाणु भोजी का प्रोटीन कोड जो है वो रेडियो एक्टिव है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव है। ओके, अब इन्होंने क्या करवाया, अपना इनसे एक्सपेरिमेंट को शुरू किया इन जीवाणु भोजियों को लेकर। आप इस एक्सपेरिमेंट में पाओगे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 स्टेप्स है। सबसे जो पहली स्टेप है वो तो है इन्फेक्शन, जिसको कि कहते हैं संक्रमण। इस स्टेप के अंदर हम पहली स्टेप के अंदर बैक्टीरियोफेजेस को अटैक करवाएंगे, किसके ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करवाएंगे, यानी कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर जीवाणु भोजी क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे आकर। यह पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप जो होती है उसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है यहां पर अनावरण, यानी कि हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि हम घुमाते हैं, बैक्टीरियल सेल को घुमाएंगे। तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम एजिटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो ये जो प्रोटीन के जो कोट हैं, वायरल प्रोटीन कोट है जो बैक्टीरियल सेल से यहां पर अटैच दिखाई दे रहे हैं, वो आप दूसरी स्टेप में देख सकते हैं कि ये जो वायरल कोट्स हैं वो बैक्टीरिया से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं इस प्रोसेस के अंदर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग, या हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, इसको अनावरण कहते हैं। और तीसरी जो स्टेप है वो है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बैक्टीरियल सेल को और वायरस पार्टिकल जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। वायरस पार्टिकल्स को और बैक्टीरियल सेल को अलग करने के लिए हम ये तीसरी विधि को यूज करते हैं, जिसका कि नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। राइट? तो पूरा के पूरा जो हर्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट है वो कितने स्टेप्स में पूरा हुआ था, 3 स्टेप्स में, संक्रमण, अनावरण और सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को अटैक करवाया गया, किसके ऊपर, बैक्टीरियोफेजेस का अटैक करवाया गया बैक्टीरियल सेल के ऊपर इस स्टेप के अंदर। इस स्टेप के अंदर प्रोटीन खोलों को, प्रोटीन कोड्स को बैक्टीरियल सेल से अलग किया गया और यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर बैक्टीरियाज को और वायरसेस पार्टिकल्स को बिल्कुल सेपरेट करने के लिए यह सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहां से क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, कंक्लूजन क्या था, वो देखिएगा। तो सबसे पहले कंक्लूजन जानने के लिए आप ये देखें, आप इस स्टेप को देखिएगा, इस स्टेप को देखिए, ये वाला जो है, जो राइट हैंड साइड में बना रखा है, हम लोग रिजल्ट लेते हैं, यानी कि जो पूरा के पूरा जो इसका कंक्लूजन था वो क्या था। कंक्लूजन ये था कि बैक्टीरियोफेज, ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर की P32 रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडियो एक्टिव P32 अंकित डीएनए था, यानी कि रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड डीएनए था, ऐसे बैक्टीरियोफेज से जब हम बैक्टीरियल सेल को अटैक करवाते हैं, तो वो बैक्टीरियल सेल भी क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है। राइट? तो वह जीवाणु भोजी जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए पाया जाता है, वह जीवाणु भोजी जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए पाया जाता है, राइट, एवं इसे बैक्टीरियल सेल पर अटैक करवाते हैं, तो वह बैक्टीरियल सेल भी रेडियो एक्टिव हो जाती है, राइट? क्या कहा मैंने, वह जीवाणु भोजी जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए पाया जाता है एवं इसे बैक्टीरियल सेल पर अटैक करवाते हैं, तो बैक्टीरियल सेल भी क्या हो जाती है, रेडियो एक्टिव हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है, जब हम ऐसा जीवाणु भोजी जिसका डीएनए रेडियोधर्मी है, ऐसे जीवाणु भोजी को यदि हम बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करवाएंगे तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी क्या पाई जाएगी, रेडियोधर्मिता डिटेक्ट होगी, यानी कि रेडियोधर्मिता पाई जाएगी। आप स्ट्रिक्टली इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जब हमने रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड डीएनए, रेडियोधर्मी P32 अंकित डीएनए वाला जीवाणु भोजी लिया, तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, इस तीसरी स्टेप के अंदर आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या देखने को मिली, रेडियोधर्मिता कोशिका के अंदर पाई गई।
इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है, इससे यह सिद्ध होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया है, ना कि प्रोटीन, जिससे प्रूव होता है कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रोटीन कोड जो है वो तो कहां रह गए, बाहर रह गए, और जीवाणु बोजिक का जो डीएनए जो था, जो कि यहां पर रेडियो एक्टिव था, ये डीएनए यहां से प्रवेश करवाकर और कहां पर गया है, बैक्टीरियल सेल के अंदर गया है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी क्या पाई गई, रेडियोधर्मिता पाई गई। इससे सिद्ध होता है कि जो पदार्थ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है वो वास्तव में कौन है, डीएनए है, ना कि प्रोटीन है, राइट। तो इस रिजल्ट से मालूम पड़ता है। अब यदि हम दूसरा रिजल्ट देखें, ये तो कौन सा था, ये वाला जो स्टेप था, इससे अब रिजल्ट के दूसरे हिस्से को देखें कि यदि रेडियोएक्टिव S35 प्रोटीन कोट वाले जीवाणुभोजी से बैक्टीरियल सेल को अटैक करवाते हैं, बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करवाते हैं, तो वह सेल नॉन रेडियोएक्टिव रहेगी। मतलब कहने का यह है कि S35 रेडियोधर्मिता कोशिका के अंदर नहीं पाई जाएगी। कहने का मतलब आप समझिए क्या लिखा है, रेडियोएक्टिव S35 प्रोटीन कोट वाले जीवाणुभोजी से यदि मैं बैक्टीरियल सेल को संक्रमित कराऊंगा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियोधर्मिता नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जीवाणुभोजी के अंदर डीएनए जो है वो कैसा है, नॉन रेडियोएक्टिव है। यहां पर डीएनए कैसा है, डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव है। हम जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कौन जाता है, डीएनए। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर जो प्रोटीन कोट है वो क्या है, रेडियोएक्टिव है। यानी कि ये रेडियोधर्मी S35 अंकित क्या है, प्रोटीन कैप्सूल है। तो इस ऐसे जीवाणुभोजी को जब हम बैक्टीरियल सेल पे अटैक करवाएंगे तो देखिए अंदर तो कौन जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल जा रहा है ना, जो कि मैंने ब्लैक कलर से शो कर रखा है। तो अंदर जो मटेरियल गया है, जेनेटिक मटेरियल गया है, वो तो नॉन रेडियोएक्टिव है। तो बैक्टीरियल सेल भी तो कैसी होगी, नॉन रेडियोएक्टिव होगी। जबकि यहां पर प्रोटीन कोड जो है वो कैसे थे, ब्लू कलर से दर्शा रखे हैं, ये कैसे हैं, रेडियोएक्टिव है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रोटीन तो जाता ही नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, प्रोटीन खोल तो कहां रह गया है, बाहर ही रह गया है। तो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल गया है वो तो कैसा था, नॉन रेडियोएक्टिव था। तो उस कारण से क्या होगा, S35 रेडियोधर्मिता कोशिका में नहीं पाई जाएगी। तो यहां पर जब डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव होता है तो रेडियोधर्मिता कोशिका में दिखाई नहीं देती है। लेकिन यदि रेडियोएक्टिव अंकित डीएनए यदि जीवाणुभोजी के अंदर है तो बैक्टीरियल सेल को अटैक करवाओगे तो बैक्टीरियल सेल में भी क्या दिखाई देगी, रेडियोधर्मिता दिखाई देगी। इस प्रयोगों से, इन दो हिस्सों में किए गए प्रयोगों से क्या सिद्ध होता है कि प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गया है, जो गया है वो कौन है, डीएनए। इससे सिद्ध होता है कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, वास्तव में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन है, दैट इज डीएनए है। साथ के साथ आपको एक और चीज देखनी है कि यहां पर कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए यहां पर रेडियोधर्मिता जो थी P32 रेडियोधर्मिता कोशिका में यहां पर पाई जा रही है। लेकिन यदि आप जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर जब घुमाते हैं तो हल्की चीज आपको कहां दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी, तैरती हुई दिखाई देगी, और भारी चीज कहां दिखाई देगी, नीचे की तरफ। तो यहां पर जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाया गया तो जो अधिप्लवी था, अधिप्लवी को क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई। तो ये जो थे ना प्रोटीन के खोल, आप देख सकते हो यहां पर प्रोटीन के खोल तो कैसे हैं, नॉन रेडियोएक्टिव है। यहां पर रेडियोएक्टिव कौन था, रेडियोधर्मी कौन था, डीएनए था। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियोएक्टिविटी दिखाई दी। तो यहां पर जो अधिप्लवी होगा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाने पर जो ऊपर तैरती हुई चीज, जो प्रोटीन खोल नजर आएंगे आपको, वो उनमें रेडियोधर्मिता नहीं पाई जाएगी। तो यहां पर प्रोटीन खोल तो कैसे थे, नॉन रेडियोएक्टिव थे। तो यहां पर प्रोटीन खोलों के अंदर रेडियोधर्मिता नहीं पाई जा रही है, जबकि बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियोधर्मिता पाई जा रही है। जबकि इस वाले में देखिएगा, यहां पर कंसंट्रेट कीजिएगा कि यहां पर जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर तो S35 रेडियोधर्मिता नहीं पाई जा रही है। लेकिन ये जो सुपरनेटेंट होता है, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाएंगे तो हल्की चीज जो है वो ऊपर तैरेगी, जिसको कि आप अधिप्लवी कह रहे हो। तो जो सुपरनेटेंट है, राइट, उसके अंदर क्या देखने को मिल रही है, S35 रेडियोधर्मिता अधिप्लवी में, यानी कि सुपरनेटेंट में दिखाई दे रही है।
इस पूरे प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाता है, प्रोटीन जो होता है वो नहीं जाता है। तो हर्शे एंड चेज ने एक ऐसा प्रयोग दिया जिससे 100% ये क्लियर हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कौन है, डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। हर्शे एंड चेज के पहले भी कई प्रयोग किए गए थे, जैसे कि ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग भी आया था, लेकिन ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग में थोड़ी बहुत कमियां थी। वैज्ञानिक पूरी तरीके से ग्रिफिथ के द्वारा दिए गए कंक्लूजन से, निष्कर्ष से, रिजल्ट से जो वैज्ञानिक वर्ग था वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था, राइट। इसीलिए हर्शे और चेज के प्रयोग के द्वारा तो ये सिद्ध हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। मेरे वीडियोस को स्टूडेंट्स देखते रहिएगा, हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।